आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी लखनऊ में महिलाओं के साथ हुई कई आपराधिक घटनाओं के बाद आरटीओ परिवर्तन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल अब उठने लगे हैं। हाल ही के महीनों में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास जैसे मामलों में सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कुछ चालकों के नाम सामने आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटो और टैक्सी चालकों के चरित्र सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और परमिट नियमों की कड़ाई से पालन कराया जाए तो ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। अब सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की मांग लगातार उठाई गई है। आधी आबादी यानी महिलाओं अपने रोजमर्रा के परिवहन के लिए ज्यादातर टैक्सी और ऑटो का प्रयोग करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिससे जो ऑटो चालक हैं वो अगर संचालन के दौरान ड्रेस में नहीं पाए जाते हैं या उनके ड्रेस पे बैज नहीं लगा होता, उनका मोबाइल नंबर भी वाहन के भीतर विजिबल होना अनिवार्य होता है। इनमें से अगर किसी भी नियम की अनदेखी होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है और इन नियमों को सुनिश्चित किया जाना की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते की होती है। प्रवर्तन दस्ता वैसे तो बड़े वाहनों पर कार्रवाई करने के बाद कोई भी पीठ थपथपाने का मौका भले ही न चूकता हो, लेकिन जहां देश की आबादी मध्यम वर्गीय महिलाएं जो ज्यादातर टैक्सी और ऑटो का प्रयोग करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी विशेष अभियान प्रवर्तन दल के द्वारा बहुत मुश्किल से ही चलाया जाता है और जिसका लाभ भी ये ऑटो चालक उठाते हैं। आपको बता दें, एक आंकड़ा पेश करूंगा। राजधानी लखनऊ में पिछले 3 महीने में 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हृदय विदारक रहीं, जिनमें या तो महिला जो यात्री थे उनके साथ दुष्कर्म या दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या तक कर दी गई। दुष्कर्म करने का प्रयास, इस तरह की घटनाएं लगातार प्रकाश में आती हैं। महिलाओं ने जाकर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की, लेकिन इन आरोपियों का मानसिक स्तर और अगर इनके अपराध करने की प्रवृत्ति को देखा जाए तो पुलिस को गिरफ्तारी करने के दौरान कई बार इनका एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर भी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जिन अधिकारियों के ऊपर इन नियमों को पालन करने की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने आंख मूंद रखा है और कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के आरोपियों के बीच में कोई सख्त संदेश नहीं जा रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने का मुख्य उद्देश्य है, उस पर भी कहीं ना कहीं पलीता लग रहा है। फिलहाल आंकड़ों के साथ सुदर्शन न्यूज खबर को दिखाता है और जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, इसका जवाब भी आने वाले समय के गर्भ में छुपा हुआ है। कैमरामैन ललित के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। एसपी आरती सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम किए, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, आज सुबह से मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदया द्वारा 3 सेंटर्स का भ्रमण किया गया है। प्रत्येक पालियों में लगभग 6720 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था। 78% जो है अटेंडेंस है यहाँ पे। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे अच्छे से कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, अभी वैसी कोई समस्या नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुदृढ़ है, ठीक ठाक ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, कोई समस्या है नहीं। कुल मिला के एग्जाम अच्छे से सफल कंडक्ट करा रहे हैं। फर्रुखाबाद में संभावित बाढ़ आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर ने बाढ़ से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है और सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 24 शरणालयों की व्यवस्था की है। यहां भोजन, पेयजल और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 102 नावें तैयार रखी गई हैं, जबकि निगरानी और सहायता के लिए 52 बाढ़ चौकियां स्थापित की जाएंगी। जनहानि रोकने के लिए 55 प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने खाद्य सामग्री, दवाएं, लाइफ जैकेट और अन्य जरूरी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या तैयारी की गई संभावित बाढ़ की संभावना को लेकर? बाढ़ से लेके देखिए, आप सब जानते हैं बाढ़ ग्रसित जिला है, जिसमें जुलाई के महीने में पिछले साल बाढ़ आई थी
उसी के संबंध में इस बार पूर्व से ही मेरे द्वारा मई से जो मीटिंग्स ली जा रही हैं, जो जिला बाढ़ प्रबंधन समिति है उसकी मीटिंग्स ली जा रही हैं, जिसमें कि अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग के द्वारा भी कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं बाढ़ प्रबंधन के लिए, जो कि 15 जून तक पूरे हो जाएंगे। बाकी सभी विभागों से उस समिति के माध्यम से सभी विभागों से कार्य योजना भी मांगी गई है, जैसे कि उसमें सीएमओ है, सीडीओ है, शिक्षा विभाग है, मुख्य रूप से राजस्व विभाग की इसमें मेन भूमिका रहती है, तो उनसे भी कार्य योजना के लिए कहा गया और सभी विभागों से कार्य योजना प्राप्त भी कर ली गई है और उसका एक अच्छा मैप कम्युनिकेशन प्लान भी बना लिया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा निरीक्षण किया गया, क्या दिशा नीति, किस तरह परीक्षा संपन्न कराई जा रही है? जनपद फर्रुखाबाद में 19 केंद्रों पर पुलिस आरक्षी भर्ती की परीक्षा हो रही है और उसमें सभी केंद्रों पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सभी केंद्रों पर कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और इसमें सभी की इस बार एक नया एडिशन हुआ था कि जितने भी कर्मचारी वहां लगे हैं ड्यूटी पे। चंदौली में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चकिया पुलिस ने 36 घंटे के भीतर एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार कुल्हाड़ी भी बरामद की है। जांच में सामने आया कि अवैध संबंध और सार्वजनिक अपमान की रंजिश के चलते घर के बाहर सो रहे युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि यह घटना प्रधानी चुनाव से पहले रची गई। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को मोकरम बंदी क्षेत्र से दबोच लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना अलीनगर क्षेत्र में 6 तारीख को एक साइकिल सवार व्यक्ति की गोली मार करके हत्या हो गई थी। इस प्रकरण में तत्काल पुलिस टीम के द्वारा पहुंच करके मौके पर जानकारी की गई थी, अभियोग दर्ज किया गया था। जो मृतक है उसकी पहचान मनोज जो कि निवासी मुगल सराय हैं उनके रूप में हुई और ये चंगासी मंडी में धर्मकाटा था, वहां पे काम करते थे। घटना पूरी तरीके से एकदम ब्लाइंड मर्डर था, कोई भी इसमें आई विटनेस नहीं था, कोई खून नहीं मिल रहा था। तत्काल इसमें सभी टीमों का एसओजी, सर्विलांस, थाने की टीम इनका गठन करके अनावरण के प्रयास किए गए। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज, मृतक की जो सीडीआर है, इन सबके विश्लेषण के माध्यम से ये तथ्य सामने आया कि एक रेलवे में काम करने वाला लोको पायलट जिसका नाम कृष्ण भगवान सिंह है, उसके द्वारा एक अन्य। चंदौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगबाजी, हथियारों के प्रदर्शन और अपराध का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए ऑपरेशन वज्रपात के तहत कड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जिले भर में 5 दिनों तक चले विशेष अभियान के दौरान 64 गैंग को चिन्हित किया गया है। 49 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 180 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 गैंग संचालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 65 अन्य सदस्य पुलिस के रडार पर हैं। सोशल मीडिया पर दबंगाई दिखाने, युवाओं को गुमराह करने और भय का माहौल बनाने वाले और रील्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनपद में अपराध, अराजकता और सोशल मीडिया गैंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी गैंगबाजी, हथियार प्रदर्शन या भ्रम फैलाने वाली गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। देखिए, हाल के कुछ वर्षों में एक नई टेंडेंसी देखी गई है जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गैंग्स एक्टिव हुए हैं जो दबंगई का प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन, इस टाइप के माध्यम से भय का माहौल बनाते हैं। इनमें सामान्यतः नई उम्र के लड़के होते हैं, जिनमें कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं, 16-17 साल से लगा करके 20-22 साल की तक की उम्र के लड़के होंगे। और सामान्यतः इनका एज सच कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है कि लंबा आपराधिक इतिहास हो। इसकी वजह से ये पुलिस के रडार से नॉर्मली बाहर रहते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि मनबड़ किस्म के लड़के हैं, इनके पास हथियार भी कई बार होंगे और 100-150 की संख्या में बाइक लेकर के सड़कों पर निकलेंगे, वहाँ किसी के साथ भी मारपीट कर लेंगे, आपस में गैंग्स में भी लड़ाई होती है। लेकिन नई उम्र के होने के चलते और आपराधिक इतिहास न होने के चलते रडार पे नहीं रहते थे और कई घटनाएं, कई जनपदों में गंभीर घटनाएं इस प्रकार की हुई। जिसमें ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के 1 दिवसीय दौरे के दौरान जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था और धक्का मुक्की का माहौल देखने को मिला। मीडिया प्रतिनिधियों का आरोप है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत का अवसर तक नहीं मिल पाया। कोई औपचारिक प्रेस वार्ता भी आयोजित नहीं की गई। इसको लेकर स्थानीय पत्रकारों में नाराजगी देखने को मिली है। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा रही है कि स्थानीय मुद्दे और जन समस्याओं से जुड़े सवालों पर जवाब देने का अवसर नहीं बन पाया। आप या तो बोल रहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा करता है, काम करता है। चुनाव आता है तो जरूर उसमें व्यक्तिगत कुछ व्यवस्था हम लोग बनाते हैं, थोड़ा और गति लाते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल दूर करने का साहस देता है। अध्यक्ष जी, आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी अपना नाम भूलकर पीडीए पर अपना चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कहेंगे कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी नाम मिट के पीडीए हो जाएगा? अब आप जिस प्रकार से सपा के मुखिया बार बार बयान देते हैं, अगर आप लोग खुद मीडिया के लोग देखो तो आजकल समाजवाद का नाम वो नहीं लेते, तो दूसरा ही नाम लेते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने पार्टी का नाम लेने से घबरा रही है, क्योंकि 2017 के पहले जो कुकर्म उन्होंने किया है, जो भ्रष्टाचार। हरिगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एएमयू के एक क्लर्क पर खुद को गैंगस्टर बताकर लोगों से फिरौती मांगने का आरोप लगा। पुलिस के अनुसार आरोपी हसमत हुसैन खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बताकर लोगों को धमकी भरे पत्र भेजा करता था और उनसे पैसों की मांग करता था। एसएसपी नीरज जादौन के अनुसार आरोपी स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भर संदेश भेजा करता था। फिरौती की रकम बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में मांगता था। जांच के दौरान उसके कब्जे से एक नकली आधार कार्ड बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का क्लर्क हसमत हुसैन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फिरौती की मांग किया करता था। अब तक 8 लोगों से फिरौती की मांग कर चुका था। सबसे बड़ी बात जो हरिगढ़ पुलिस ने साझा की है वो ये है कि 8 लोगों का संबंध कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बताया जा रहा है। कोई एएमयू का पूर्व छात्र है, कोई डॉक्टर है और कोई एएमयू का प्रोफेसर है। फिलहाल फिरौतीबाज हसमत हुसैन हरिगढ़ पुलिस की गिरफ्त में है। बिटकॉइन में ट्रेडिंग किया करता था हसमत हुसैन, बिटकॉइन में ही पैसों की मांग किया करता था। देखना यह है हसमत हुसैन के खिलाफ कितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। पोस्ट ऑफिस से बात की गई, होटल में चेकिंग की गई, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ी सहायता ली गई इस केस में। उसके बाद फुटेज के आधार पे हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, एएमयू में कार्यरत है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहां से लेटर पोस्ट हुए थे वहां से जानकारी की तो पता चला कि प्रयागराज के जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल की स्टाफ नर्स पर लापरवाही और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने अस्पताल अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों के अनुसार महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डिलीवरी के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगा। आरोप है कि प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन समय पर उचित उपचार और रेफर की व्यवस्था नहीं की गई। परिवार का कहना है कि स्थिति गंभीर होने पर निजी नर्सिंग होम ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन अस्पताल परिसर से बाहर ले जाते समय महिला की जान चली गई। मृतका के पति ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। अस्पताल भर्ती किए, हमसे पैसा भी मांगे, हमने पैसा भी दिया। कितना दिए? हमने 2500 मांग रहे थे, हम उनको 2000 दिए हैं। कौन मांग रहा था? सुधा मैडम, हमको पैसा भी दिए। उसके बाद मेरा बच्चा हुआ, बढ़िया हुआ। उसके बाद अचानक से उनका 1-1.5 घंटे बाद तबीयत। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब शौच के लिए घर से निकले 70 वर्षीय हीरालाल द्विवेदी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। परिजन गंभीर स्थिति में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। 4 खोखे बरामद किए हैं। मृतक के परिजनों ने किसी भी तरीके के विवाद से इनकार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। आज दिनांक 8/6/26 को 112 पर जितेंद्र कुमार द्विवेदी, गांव लोढ़ियावा, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी ने सूचना दिया कि आज सुबह जब शौच के लिए उनके ताऊ हीरालाल द्विवेदी बाहर गए थे तो उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल जगदीशपुर पुलिस द्वारा। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार द्विवेदी। बताया जा रहा है दादा गोली मारकर हत्या की, क्या मामला था, क्या जानकारी मिली आप लोगों ने, क्या मामला थे? हम तो घर पे सो रहे थे, उसके बाद पता चला मतलब दादा का एक्सीडेंट हो गया है, मम्मी हमारी बताई। तो हम लोग यहाँ आकर देखे तो पड़े थे, तो हम लोग गाड़ी में उठा कर रखे। बाद में जब हमारा छोटा भाई देखा तो यहाँ पे गोली 3-4 पड़ी थी, तो उसी में तब उनके शरीर में देखा गया तो एक सीने पे गोली लगी थी, एक सर पे लगी थी, एक कंधे पे लगी थी और शायद सर में गोली लगी। मौके पे क्या जी?
अमेठी के बहाले सुल्तान थाना क्षेत्र में बकरी चोर गिरोह के सक्रिय होने से ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के अनुसार बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में रात में चोरों ने बड़ी संख्या में बकरियों की चोरी की, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सुबह घटना का पता चलते ही पशुपालकों में हड़कंप मच गया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने और तहरीर सौंपने के बावजूद 2 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बढ़ती पशु चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। और मेरा घर यहीं है, यहीं कोठी पे, और लगता है माही ममोजा। सर हमने रात में फ़ोन किया, 112 भी आई है। क्या हुआ था? बकरी चोरी हुई है? बकरियाँ चोरी हुई है, कितनी बकरियाँ हमारी मिल गई है। उसका अभी कोई भी जांच पड़ताल अभी कोई भी नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? हरप्रसाद। आपकी क्या बकरी चोरी हुई है? क्या मामला? बकरी चोरी हुई थी एक 8 पर। 2 दिन पहले की बात है? हाँ, 2 दिन पहले था। तो कितनी बकरी चोरी हुई है? 1 बकरी थी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दौलतपुर लनहट जो है ग्राम कटरा है, मौजा टांडा है, पोस्ट वारिसगंज, जिला सुल्तानपुर। अच्छा, क्या हुआ है आपके? हमारा 4 बकरे जो है चोरी हो गए हैं। कितने दिन पहले? लमसम जो है 5 तारीख के आसपास जो है, और तकरीबन जो है 12:30 के आसपास जो है 4 व्हीलर की हमने देखा था ले जाते हुए। लेकिन फिरोजाबाद में नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य के नेतृत्व में आपको बता रहे हैं कि ANTF आगरा जोन और रसूलपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से अवैध गांजे की बड़ी खेप ट्रक के माध्यम से फिरोजाबाद लाई जा रही थी। सूचना के आधार पर आपको बता दें कि आसफाबाद चौराहे के पास जाल बिछाया गया। पुलिस ने ट्रक से गांजा उतारकर कार में रखते समय 5 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ, विजय कुमार, सुभाष सिंह, चंदन सिंह और चिरंजीव और 42 शामिल हैं, जबकि गिरोह का एक मुख्य सदस्य मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। ANTF यूनिट आगरा और रसूलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत 1 कुंटल से ज़्यादा ये गांजा बरामद किया गया है। ये अंतर्राज्यिक मादक पदार्थ तस्कर गैंग को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ, विजय और सुभाष ये हाथरस जिला के रहने वाले हैं। बाकी चंदन और चिरंजीव वे कटक उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक कैंटर में जिसमें पेंट का डिब्बे थे, माल थे, उसमें ये गांजा को छुपाकर बोरे में भर कर ले जा रहे थे। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये उड़ीसा से ये गांजा ला रहे थे और इसको आगरा और आसपास के ज़िलों में इनकी सप्लाई करने की योजना थी। जो इसमें गांजा बरामद हुआ इसकी। औरैया में अग्निशमन विभाग ने पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तर प्रदेश के निर्देश में चेकिंग अभियान चलाया। जिला अग्निशमन अधिकारी देवेश तिवारी के नेतृत्व में कानपुर रोड स्थित होटलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान होटलों में लगाए गए यंत्रों और सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई। साथ ही होटल कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव और सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। विभाग की टीम ने मौजूद लोगों को भी अग्निकांड जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जागरूक किया है। विभाग का उद्देश्य जनपद में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और लोगों को सुरक्षा के प्रति सजग बनाना है। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि शेरावाली माता मंदिर की प्रतिमा खंडित मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया और आग लगाकर उसे खंडित करने का प्रयास किया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया और इस मामले में तफ्तीश लगातार चल रही है। मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या घटना? ये माता रानी फूंक दी गई है। कैसे? पूरी बात बताओ। ये माता रानी मैं परसों दीपक जलाने आई थी, तो बच्चे क्या यहाँ खेल रहे थे मैच इस रोड में, तो मैंने दीपक जलाया तो बच्चे गंदी मंदी गाली दे रहे थे, उल्टी सुद्दी कह रहे थे। मैं दीपक जला के कि दीपक जल नहीं पड़ा, जला के मैं दीपक और मैं बच्चों के पास गई कि तुम ये गाली मत दो कि मेरा माता रानी में ध्यान नहीं लग रहा। मैं उनसे बच्चों से बोली कि देखो तुम सारे बच्चे मोमडन हो गए थे, उनसे बोली कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो क्या तुम्हारा कोई मारेगा तुम्हें या तुम्हारे पास कोई गाली देगा तो क्या तुम नमाज कर लोगे? अगर नहीं जी, आज शेरकोट थाना क्षेत्र के महमदाबाद में एक मूर्ति में आग लगा दी गई है। को खंडित करके आग लगा करके कुछ उपद्रवियों द्वारा ये घटना की गई है।
जो कि निंदनीय हैं। सरकार के अंतर्गत जो भी लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं उनको लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा तहत कड़ी थाना शेरकोट के ग्राम में अहमदाबाद में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसमें हिंदू की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। यहाँ पर गांव से बाहरी बना एक मंदिर में रखी एक प्रतिमा को कहीं ना कहीं खंडित कर दिया गया है। जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पहले भी 1 वर्ष पूर्व भी जो है इसी तरीके से एक प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। तब जो है गाँव के पंचों ने बैठकर जो है उसमें फैसला कर दिया गया था आपस में ही मुस्लिम और हिंदुओं में, जिसको प्रतिमा को दोबारा से स्थापित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अभी बता दें अभी जो है एक गोकशी के आरोपी के यहाँ पर जो है सील की कार्रवाई की गई थी उसके घर पे। हो सकता है उस खिन को कहीं ना कहीं इसमें जो है गांव वाले जोड़ कर देख रहे हैं। तो कहने वाली बात होगी अभी यहाँ एक वर्ष पूर्व भी जो है प्रतिमा को जो है एक माता रानी की इसी प्रतिमा को पहले खंडित कर दिया गया था और कहीं ना कहीं ग्रामवासियों दोबारा उस मूर्ति को जो पुनः स्थापित कर दिया गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसी ये हिंदुओं की आस्था को कब तक आखिर ये कठमूल्य जो ठेस पहुँचाएंगे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं नवनीत राजपूत, सुदर्शन न्यूज़, बिजनौर। संभल में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए 1 सप्ताह के भीतर 700 बीघा से अधिक सरकारी एवं जलीय स्रोतों की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करा दिया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने यह बताया है कि प्रशासन के निर्देश पर तालाबों, पोखरों और विलुप्त होती नदियों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। जनपद में 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 65 बड़े तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन का कहना है कि केवल कब्जा हटाना ही नहीं बल्कि जल स्रोतों का पुनर्जीवन भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कब्जा मुक्त भूमि को दोबारा जलाशयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। नदी तालाब और झरने जो है अवैध कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अब तक कितनी जमीन जो है अवैध कब्जा मुक्त करा दी गई? देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद की जितने जलीय स्रोत हैं उनको उनके मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे जनपद में 65 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले, जिनको कब्जा मुक्त कराते हुए जिनको तालाब के तौर पर पुनर्जीवित किया जाना है। इसके साथ साथ पुरानी जो हमारी नदियां हैं जिनके स्रोत हैं उनको लेकर के भी कार्य किया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह में लगभग 10 दिनों में 700 बीघा से ज्यादा इस प्रकार की जमीन कब्जा कराई गई है और उसको उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य विकास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आगे भी इस प्रकार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर शामली के थाना भवन कस्बे में लगातार दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिली। नगर के 3 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच और पहचान पत्रों का सत्यापन किया गया है। सोमवार को 2880 में से 2443 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 437 अनुपस्थित रहे। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। तपती गर्मी और झुलसती दोपहरी के बीच संत सतीशनाथ ने आपको बताने की धूनी की अग्नि के मध्य बैठकर विशेष तपस्या शुरू की है। देश में शांति, अमन, चैन और सुख समृद्धि की कामना के साथ की जा रही इस साधना को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तपस्या से पहले साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। संत सतीशनाथ ने बताया है कि वे प्रतिदिन 2 घंटे तक अग्नि और धूनी के बीच बैठकर साधना करेंगे। धार्मिक आयोजन में संत अर्जुननाथ, साध्वी चंचलनाथ, योगी अजयनाथ सहित कई संत और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। मथुरा आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। फरह थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि महुअन गांव के पास रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। हादसे में एक महिला यात्री की जान चली गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि बस मथुरा से आगरा और फिरोजाबाद की ओर जा रही थी। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची है। टोलकर्मी भी मौके पर पहुंच गए थे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। सर बताइए, रोडवेज से क्या कुछ घटना हुई? ये एक गोवर्धन से आगरा जाती हुई अंडरटेकिंग बस थी जो कि ओवरटेक करने के प्रयास में डिवाइडर पर चढ़ी है और पलट गई है। इसमें 15 लोग घायल हुए हैं और अभी एक के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है
और इसमें ड्राइवर की तलाश की जा रही है और घटना के बारे में वहाँ के और जानकारी और वहाँ के पैसेंजरों से, घायलों से जानकारी करते हुए। कानपुर में आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञ SN सुनील पांडे के अनुसार वातावरण में बढ़ती नमी और सक्रिय मौसमी सिस्टम के चलते दिन में तेज धूप बनी रहेगी, जबकि शाम के समय धूल भरी आंधी, गरज चमक और कहीं कहीं हल्की बरसात होने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बावजूद उमस से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम है। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे कानपुर से। जिस तरह से अभी कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं और ट्रफलाइन बनी हुई है, इसी के साथ मानसून भी अपनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और उसने दक्षिण भारत के कई राज्यों के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों को भी कवर कर लिया है। लेकिन फिलहाल कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानी भागों में अभी दिन में धूप निकलेगी, बीच बीच में बादलों की आवाजाही भी रहेगी। इसी के साथ कभी कभी शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे तक बूंदाबांदी या बारिश, धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं और 11-12 में थोड़ी अच्छी बारिश दिख रही है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल अगले 2 से 3 दिन तक कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है और इसी तरह से दिन में उमस वाली गर्मी बनी रहेगी। हीट इंडेक्स और UV इंडेक्स के साथ जो वेट बल्ब तापमान होते हैं ये बढ़े रहेंगे, जो मानव स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले होते। कानपुर में महज 3,000 रुपए के भुगतान विवाद ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के किशन वाटिका के पास एक महिला डॉक्टर की कार में कथित तौर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि क्लिनिक में इंटीरियर का काम करने वाले संचालक संजय यादव और उसके साथियों ने भुगतान को लेकर नाराजगी के बाद बीच सड़क पर कार रोककर हंगामा किया, जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता डॉक्टर मधुलिका शुक्ला का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल करने की बात कर रही है। ये परसों रात की घटना है थाना क्षेत्र कल्याणपुर में। पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आती है कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों ही पक्षों को थाने लाया जाता है। जो चीज़ें फैक्ट्स निकल के आता है वो ये है कि जो महिला डॉक्टर हैं, इनके यहाँ कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कुछ काम कराया गया था इनके द्वारा, और जो अपोजिट पार्टी है उसने उससे कुछ पैसे के को लेकर के इनका विवाद हुआ और उसमें कहासुनी हुई और उसमें फिर ये जो इंसिडेंट है ये उस दौरान का है। महिला से जो तहरीर है वो प्राप्त किया गया है और उसके आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन स्थित जखरपत तेली मैदान में 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ और भगवत कथा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन हरिद्वार से पधारी साध्वी साक्षी श्याम जी अपनी वाणी से भगवत कथा का रसपान करा रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति में माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सरायरंजन विधानसभा का जखरापत तेली जो सरायरंजन नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ विगत कई दिनों से भागवत कथा आयोजित है। साथ में श्री विष्णु महायज्ञ भी यहाँ संपन्न हुआ है। झूला और मेले की भी यहाँ व्यवस्था है। निश्चित तौर पे इस बड़े आयोजन में जो आयोजन करता है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। गणेश पाठक हैं यहाँ के मुख्य आयोजन। व्यक्ति विशेष अकेले नहीं पड़ी, समाज को भी चुनौती थोड़ा लेना पड़ा और हमने संकल्प ले चुका था कि जब करेंगे एक आध गेट फेल भी हमको करना पड़ गया, लेकिन आज बतेली जगरापति यज्ञ 108 से श्री विष्णु महायज्ञ, उसके बाद भागवत का कार्यक्रम और ये संध्या से ये सुबह से यज्ञ का पूजन 1 बजे 1:30 बजे तक चलता है। इस कलयुग में भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व को पहचानने के लिए आम मानस को, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले सभी सनातनों के लिए है। तो श्रद्धालुओं से आपकी क्या संदेश है? श्रद्धालुओं से संदेश यही है कि भागवत यहाँ की जगकुल जो लो है तो पितृ दोष लगा है, अगर भागवत का करावे। क्या नाम हुआ अपना? साध्वी साक्षी श्यामा। कहाँ से आना हुआ? समस्तीपुर के सरायरंजन के पतेली झकरा पतेली में। वृंदावन धाम से। भागवत कथा आपके मुख से चल रहा है जी। आज 7वां दिन है जी। क्या महत्ता रहती है? आप श्रद्धालु को भागवत कथा बता रही हैं, तो इसका सार क्या है? आज के कलयुग युग में भागवत कथा का सरमन।
समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड स्थित +2 उच्च विद्यालय बबुआ बुजुर्ग शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। ये विद्यालय आदर्श मॉडल स्कूल के मानकों पर खरा उतरते हुए सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में अपनी जगह बना चुका है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, समृद्ध लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है। वर्तमान सत्र में यहां 1100 से अधिक छात्रों का नामांकन हुआ है। हालांकि विद्यालय में अधिकांश व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, लेकिन विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है। इसके बावजूद ये विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक संसाधनों के बल पर क्षेत्र के लिए आदर्श संस्थान बनकर उभर रहा है। अंतर्गत सरायरंजन विधानसभा का बथुआ बुजुर्ग जो नगर निकाय के तहत स्थित है और बिहार के डिप्टी सीएम माननीय विजय कुमार चौधरी जी का विधानसभा क्षेत्र है। इस समय मैं बथुआ बुजुर्ग स्थित +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में हूँ और मेरे साथ यहाँ के शिक्षक के साथ प्राचार्य महोदय हैं। इस विद्यालय का चयन मॉडर्न स्कूल के तर्ज पे किया गया है और निश्चित तौर पे शासन के माध्यम से, विभाग के माध्यम से जो फैकल्टी, जो सुविधाएं विद्यालय को उपलब्धता के तौर पे होनी चाहिए थी, उसमें पूर्ण रूपेण व्यवस्था इस विद्यालय को छूती है। थोड़ी बहुत आंशिक कमियां हैं जिसको आने वाले समय में विभाग की दृष्टि अगर पड़ी, मेरे माध्यमों से जानकारी हुई तो उसमें सभी विषय वस्तुओं को अगर उस समय हम सभी शिक्षकों, यहाँ के ग्रामीण अभिभावक, सभी लोग का काफ़ी सराहनीय प्रयास के कारण यह विद्यालय मॉडल के रूप में घोषित हुआ, जो वर्तमान में सरस्वती विद्या निकेतन के लिए प्रस्तावित है। यहाँ पर मॉडल स्कूल के रूप में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो सुविधाएं की कमी है विभाग उसके लिए तत्पर हैं। हमारे बहुत सारे विभागीय आला अधिकारी यहाँ आ चुके हैं और विद्यालय में जो कुछ भी कमी है उसका दिशा निर्देश जो दिए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक को मॉडल के रूप में यहाँ प्रतियोजन भी किया गया है। सभी शिक्षक योगदान भी है। उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों का समावेश की गुंजाइश होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैंने देखा कि आपको ज़रूरत के अंदर जो संस्कार की अनुभूति है वो भी बताने की काम विभाग और शिक्षा के माध्यम से। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी क्षेत्र में जोरोफिक्स औद्योगिक अपशिष्ट डंपिंग विवाद को लेकर जन आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। मंगलवार को बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां बाजार पूरी तरीके से बंद रहे और लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग फिलहाल उठाई है। बैठक में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, प्रशासनिक अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल स्रोतों की वैज्ञानिक जांच की मांग रखी गई। मंत्री ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट कह रखा है कि ये इस तरह और इस जगह पे डंप होना चाहिए जहाँ पर कि ये रेन वाटर या ग्राउंड वाटर मिक्स नहीं होगा। उसकी रेगुलर टेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जब लोगों को ये पता लगा कि इतना जहरीला पदार्थ उनके आसपास में डाल दिया गया है, जैसे जमीनें बंजर हो जाएगी, सारा ग्राउंड वाटर और रेन वाटर पूरे इलाके में बीमारियां फैलने की प्रबल संभावना हो जाएगी। तो वहाँ की जनता बिल्कुल आंदोलित है। 15 दिन से 3-4 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हो आमरण अनशन के ऊपर में, और आज 10-11 आदमियों ने ये कहा कि अगर ये काम बहुत जल्दी नहीं हुआ है तो 11 आदमियों ने आत्मदाह करने तक की उन्होंने घोषणा की है। तो इसके ऊपर आज हम यहाँ आकर के और प्रशासनिक अधिकारियों से, मंत्री महोदय, इनसे मिल। एक बड़ी सादड़ी में हिंदुस्तान जिंक द्वारा वेस्ट मटेरियल डाला गया जो एक जहर के समान है। अगर इनको दूसरी जगह नहीं डाल के मंत्री ने अपने लोगों को, एक आदिनाथ फर्म है उनके मार्फत, कोई सीपी नामद्राणी और वैभव गुप्ता को जो उनके चहेते हैं, आप 2-5 जनों को चहेतों को अगर लाभ दिलाने के लिए अगर पूरी बड़ी सादड़ी की जनता को अगर जहर पिला रहे हो तो इस तरह का मंत्री हमें नहीं चाहिए। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जो बड़ी सादड़ी की जनता के लिए जहर देने का काम कर रहा है और नारी का अपमान कर रहा है। जहरीला अपशिष्ट डालकर वहाँ की जनता को परेशान किया गया। मैं सोचता हूँ जो लिया है और जिसने मंगवाया, मैंने वेरी फर्स्ट डे मैं जिला प्रशासन के पास की और आज कल सुबह माने सिस्टम और जिन लोगों ने इस तरह का गलत प्रयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, आरोप लग रहे हैं
आप पे आरोप लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे आरोप लग रहे हैं कि सीपी नामदारिणी द्वारा ये काम किया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से अगर कोई भी दोषी है तो जो भी जनता है उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ कार्रवाई होगी इसमें? निश्चित रूप से जो भी जिन भी लोगों ने इस तरह के गलत कामों में अगर कोई अपनी तरफ से वो किया है उन सबके खिलाफ कार्रवाई सिस्टम, और जिन लोगों ने इस तरह का गलत प्रयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। बड़ी सार्वजनिक में कम से कम पिछले 6 महीने से एक रेलवे का काम भी चल रहा था और इनका काम भी चल रहा था, इनका हिंदुस्तान जिंक वालों। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।